दिल्ली में सिविल एविएशन पर इंडिया की दूसरी एशिया पैसिफिक वजारती कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम मोदी ने कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने वाले दिल्ली एलामिया को अपनाने का किया ऐलान। ममता हुकूमत आखिरकार जूनियर डॉक्टरों से बात करने पर राजी। आज शाम 5 बजे से नवन्ना में 15 रुकनी वफ्द के साथ हालात मामूल पर लाने के लिए हो रही है बातचीत। हरियाणा में कांग्रेस ने 90 में से 89 सीटों पर खड़े किए उम्मीदवार। सीपीएम के लिए छोड़ दी भिवानी सीट। कागजाती नामजदगी का आज आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के आखिरी मरहले के लिए भी पर्चा नामजदगी दाखिल। शिमला में मुबैना गैर कानूनी मस्जिद के खिलाफ सूरत हाल संगीन। कल की गई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज बाजार बंद। सड़कों पर निकल आया ताजिर तबका। जोधपुर में तरंग शक्ति 24 मशक का आखिरी दिन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने दोस्त ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात किए हैं मजबूत। भारत 90 ममालिक को बरामद कर रहा है फौजी साजो सामान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से की मुलाकात। उन्हें 29 तमकों की रिकॉर्ड शानदार कारकर्दगी पर दी मुबारकबाद। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत की मुसलसल चौथी जीत। कोरिया को 3-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए आपको सबसे पहले बता दें कि सीपीआई-एम के सीनियर लीडर और लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा रहे सीताराम येचुरी का आज इंतकाल हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। दहाइयों से सियासत में सरगर्म रहे सीताराम येचुरी तवील अरसे से फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला थे। येचुरी को दिल्ली के एम्स के आईसीयू में दाखिल कराया गया था। उन्हें मसनूई आलात की मदद से सांस दी जा रही थी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी शहरी हवाबाजी पर दूसरी एशिया पैसिफिक वजारती कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की। नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम मोदी रुकन ममालिक के जरिए दिल्ली एलामिया को अपनाने का उन्होंने ऐलान किया। दिल्ली का मंशूर हवाबाजी के शोबे को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए एक विजनरी रोड मैप है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। राम मोहन नायडू को एशिया पैसिफिक वजारती कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। उन्होंने 2035 तक सालाना 3.5 बिलियन मुसाफिरों को एडजस्ट करने के लिए एशिया पैसिफिक एविएशन सेक्टर के बुनियादी ढांचे में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी पर जोर दिया। शहरी हवाबाजी के वजीर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का मकसद 2025 तक खवातीन की एविएशन वर्कफोर्स में हिस्सेदारी को 25% तक ले जाना है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आखिरकार ममता हुकूमत ने एहतिजाज करने वाले डॉक्टरों से बात करने का फैसला किया। हुकूमत ने जूनियर डॉक्टरों को एक खत लिखा है जिसमें उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो आज शाम 5 बजे नबन्ना यानी सेक्रेटरीट पहुंच जाएं ताकि सेहत के शोबे में हालात को मामूल पर लाने के लिए बातचीत की जा सके। खत में लिखा गया है कि रियासती हुकूमत मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। आम लोगों के लिए इलाज और सेहत की खदमात को यकीनी बनाने के लिए मुजव्वज़ा मीटिंग आज शाम 5 बजे से नबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही है। साजगार बातचीत को यकीनी बनाने के लिए 15 अफराद का वफ्द मीटिंग में शिरकत कर रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में डॉक्टर और अस्पताल का अमला कई दिनों से एहतिजाज कर रहा है।
कोलकाता में वाक़े आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के करीब एक मशकूक बैग मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बैग में बम होने के शुबे की बिना पर पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। ये वही जगह है जहां डॉक्टर इस्मत दरी और कत्ल केस में इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और हरियाणा में कुर्सी की लड़ाई अब काफ़ी दिलचस्प हो गई है। एनडीए इत्तेहाद जो लोकसभा इंतखाबात में मुत्तहिद होकर लड़ रहा था, अब हरियाणा में अलग थलग हो गया है। इसका मतलब है कि तमाम इत्तेहाद के साथी आपस में लड़ेंगे। खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इत्तेहाद को आखिर तक खत्मी शक्ल नहीं दी गई। इस सब के दरमियान कांग्रेस की तरफ से तस्वीर वाज़ेह हो गई है। कांग्रेस 90 में से 89 सीटों पर मुकाबला कर रही है, जबकि एक सीट भिवानी सीपीएम के लिए छोड़ दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी तमाम 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। तमाम टिकटों की तकसीम को लेकर दोनों जमातों में काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है। पानीपत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट न दिए जाने से नाराज रोहिता रेवड़ी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल जारी है। कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी और उम्मीदवार 16 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए 7वीं फहरिस्त जारी कर दी है। आपने इस फहरिस्त में 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आपने जगाधरी से आदर्श पाल गुर्जर, नारनौंद से रणबीर सिंह लोहान और नूह से राबिया किदवाई को उम्मीदवार बनाया है। आपने हरियाणा की तमाम 90 सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए जेजेपी एएसपी इत्तेहाद ने अपने उम्मीदवारों की 7वीं फहरिस्त जारी की है। ये फहरिस्त उम्मीदवारों की नामजदगी के आखिरी दिन जारी की गई है। 7वीं फहरिस्त में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस फहरिस्त में तमाम 6 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी से हैं। जेजेपी से ने लाडवा से एडवोकेट विनोद शर्मा, कलायत से प्रीतम मेहरा, कोलिखा और घरौंडा से राजपाल रोड केमला, सिरसा से पवन शेरपुर, हांसी से शमशेर ढुल और बधेड़ा से लेफ्टिनेंट कर्नल यशवीर सिंह शिवरन को मैदान में उतारा है। अब तक जेजेपी और एसपी इत्तेहाद ने 87 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जेजेपी एसपी इत्तेहाद ने सिरसा की रानिया सीट से आज़ाद उम्मीदवार रंजीत चौटाला की हिमायत करने का फैसला किया है। तमाम पार्टियां जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए आज आखिरी दिन कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। कागजात नामजदगी की जांच कल की जाएगी। 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में वोटिंग होगी। पहले मरहले के इंतखाबात 18 सितंबर को होंगे, दूसरे मरहले के इंतखाबात 25 सितंबर को, तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात 1 अक्टूबर को होंगे। रियासत की 40 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद तनाज़े पर हंगामा जारी है। संजौली में बुध को मुजाहिरीन पर पुलिस के लाठीचार्ज से लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। इससे मुकामी ताजिर भी काफ़ी नाराज़ हैं। लाठीचार्ज के खिलाफ आज बाजार बंद रखे गए। शिमला ट्रेड बोर्ड की कॉल पर बाजार आधे दिन के लिए दोपहर 1 बजे तक बंद रखे गए। अंजुमन ताजिरान की जानिब से एहतजाज भी किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुरअमन एहतजाज के बावजूद पुलिस ने जानबूझकर लाठीचार्ज किया। कल जब हमने वहाँ शांतिपूर्ण धरना किया तो इन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया, पानी फेंका गया, लेकिन ऐसा कुछ करने की कल जरूरत नहीं थी। इन्होंने हम पे जानबूझ के और बहुत हमें कल हरास किया गया है। हमारी बहन ने हमारा कोई भी वर्ग उन्होंने छोड़ा नहीं जिसके ऊपर लाठी नहीं चली। कल उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए,
किसकी गलती है? बाजार बंद नहीं किए, किसकी गलती है? हम तो अपना प्रोटेस्ट करेंगे ही ना, हमारा भी अधिकार है। जैसे वो संविधान संविधान चिल्लाते हैं हर समय, तो क्या हमारे लिए संविधान नहीं है? हम हिंदुओं के लिए कोई संविधान नहीं है? हम अपने हक के लिए तो लड़ाई कर सकते हैं। शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा कि हमने लोगों से अमन बरकरार रखने में ताउन करने की अपील की थी, लेकिन कल मंसूबाबंद एहतिजाज हुआ और पथराव भी हुआ। देखिए, कल और उससे पहले भी हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। लेकिन जिस प्रकार से कल पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और बैरिकेड्स को तोड़ा, और उसके बाद जो सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई, पुलिस के जवानों को इसमें चोटें आई हैं, तो ये सारा के सारा जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है वो एक अपने आप में जो है वो व्याख्या करता है सभी चीज़ों की। पुलिस ने जो भी प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत हमने काम किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की अब तक की सबसे बड़ी मश्क तरंग शक्ति में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर दिफा शानदार एयर शो में शरीक हुए। भारतीय लड़ाका तैयारे प्रचंड ने भी एयर शो के दौरान अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। इस मौके पर वजीर दिफा ने दिफाई शोबे में खुद कफील होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे पहले तक हिंदुस्तान सिर्फ दरामद करने वाले मुल्क के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान 90 से ज्यादा ममालिक को फौजी सामान बरामद करता है। मश्क के साथ साथ फ़िज़ाइया की तरफ से दिफाई हवाबाजी नुमाइश IDAX 24 का भी इनेकाद किया जा रहा है। 14 सितंबर तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में मुख्तलिफ आलात और टेक्नोलॉजी के साथ साथ दिफाई सनतों की भी शिरकत देखने को मिलेगी। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। वजीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया अपने आगाज से ही अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जानी जाती है। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी फ़िज़ाइया ने इसका मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पास सिर्फ चंद ही तैयारे थे। आज हम न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि हमारी आर्म फोर्सेज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेज में एक आज मानी जाती है। 1947 में हम आज़ाद हुए। मुझे बताया गया कि उस समय यानी बंटवारे के बाद हमारी एयरफोर्स के पास सिर्फ 2 प्रकार के विमान महज 6 स्क्वाड्रन थे और इसी प्रकार युद्ध के बाकी साजो सामान भी बड़े पुराने और गिनी चुनी मात्रा में थे। पर आज दुनिया भर के श्रेष्ठ और मॉडर्न एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इसलिए पुनः मैं अपनी इंडियन एयरफोर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्विट्ज़रलैंड के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। ये उनके सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के 3 मुल्की दौरे का तीसरा और आखिरी मरहला है। जिनेवा में वजीर खारजा इन बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहों और नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे, जिनके साथ भारत सरगर्म अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और बैनुल-अक़वामी इदारों की एक बड़ी तादाद जिनेवा में वाक़ है। वो दोनों ममालिक के दरमियान करीबी शराकतदारी का जायजा लेने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के मौक़े तलाश करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे।
और बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। इस बार भेड़ियों के हमले में एक 50 साला खातून जख्मी हुई है। भेड़िए ने खातून की गर्दन पर हमला कर दिया, तहम खातून के जोर से चिल्लाने और लोगों की भीड़ देखने के बाद भेड़िया भाग गया। शदीद तौर पर जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह हमला कल रात तकरीबन 10 बजे हुआ। इससे कबल गुज़िश्ता रोज एक भेड़िए ने 11 साला लड़की पर हमला किया था। मैसी इलाके में भेड़ियों के हमलों में अब तक 11 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 10 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। मुल्क की कई रियासतों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह बारिश हुई। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। इधर महकमा मौसमियात ने दिन के वक्त तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान शहर में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 6 दिनों तक बहुत तेज़ बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी 14 सितंबर तक मौसम की ऐसी ही सूरत हाल रहने का इम्कान बताया गया। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ में 14 से 16 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और उत्तर प्रदेश की मथुरा में मूसलाधार बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। पानी भर जाने के बाइस गाड़ियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। रियासती महकमा मौसमियात ने मथुरा में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। वार्निंग के पेश नज़र जिला डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को चौकन्ना रहने को कहा है। जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने के मुतादिद वाक़यात पेश आ रहे हैं और माजी में मथुरा ज़िले में आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान हो चुका है। अथॉरिटी ने आवाम से अपील की है कि वो चौकन्ने रहें और आसमानी बिजली गिरने से बचने के इक़दामात पर अमल करें। और मरकजी हुकूमत ने बुध को काबीना की मीटिंग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तौसी का ऐलान किया है। अब मुल्क भर में 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के तमाम शहरियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने सबकी फलाह बहबूद की अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए और अपने इंतखाबी मंशूर का एक और वादा पूरा करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। मोदी हुकूमत ने बुध को काबीना की मीटिंग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तौसी का ऐलान किया है। अब मुल्क भर में 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के तमाम शहरियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे, जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है। उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरी अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अहल होंगे। इसमें आमदनी का कोई मतलब नहीं होगा।
इससे 6 करोड़ बुजुर्ग शहरियों पर मुश्तमिल तकरीबन 4.5 करोड़ खानदानों को फायदा पहुंचेगा। खानदानी बुनियाद पर सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दस्तयाब होगा। फायदा उठाने वालों की समाजी व इक्तिसादी हैसियत रुकावट नहीं बनेगी। इसके लिए नया खुसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। पहले से ही अहल मुस्तफिदीन को 5 लाख का इजाफी टॉप अप कवर मिलेगा। 70 साल से ज्यादा उम्र के खानदान के अफराद इजाफी टॉप अप कवर के अहल होंगे। CGHS, ECHS, CAP के मुस्तफीद होने वालों को ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। इसके अलावा निजी बीमा शुदा और ESIC मेंबरान को भी इसका फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत हुकूमत हिंद की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसे कौमी सेहत पॉलिसी 2017 के जरिए तजवीज करदा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हदफ को हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर अहल खानदान इन फवाइद के लिए अहल हैं। PMJAY सर्विस सेंटर पर कैशलेस सर्विस फराहम करती है और साथ ही सेहत की देखभाल की खिदमात तक रसाई को अस्पताल में दाखिल होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में दाखिल होने के बाद के 15 दिन तक के अखराजात का अहाता करती है। इसका ऐलान आम इंतखाबात से कबल बीजेपी ने किया था। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी फिक्र ये है कि वो अपनी बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। ये तशवीश मुतवस्सित तबके के लिए और भी संगीन है और अब हुकूमत ने 70 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लाकर बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में फ़लस्तीनी गिरोह हमास ने जंगबंदी के मुआहदे की अमरीकी तजवीज़ को बगैर किसी नई शराइत के नाफिज करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। कतर और मिस्र के सालसियों के साथ दोहा में होने वाली मुलाकात के दौरान हमास के वफ्द ने गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से तामीरी और लचकदार अंदाज का मुजाहरा किया। हमास ने कहा कि उसने गजा की पट्टी से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इस इलाके की हुक्मरानी एक मुत्तफ़िक़ा फ़लस्तीनी विजन के साथ फ़लस्तीनियों का अंदरूनी मसला रहना चाहिए। इससे कबल इसराइल के वज़ीर दिफा गैलेंट ने मशवरा दिया था कि इसराइल 6 हफ्तों के लिए गलियारे से हट सकता है ताकि यरगमालियों को इसराइल की सलामती से समझौता किए बगैर रिहा किया जा सके। आपको बताते चलें कि हमास गजा की पट्टी से इसराइली फ़ौजियों का मुकम्मल इनखला चाहता है, जो कि तनाज़े का बुनियादी मसला बना हुआ है। और पाकिस्तान के शहर पेशावर में एमपॉक्स वायरस का 5वां मामला रिपोर्ट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत कासिम अली शाह ने मालूमात देते हुए बताया कि 5वां मामला एक 33 साला मरीज की शक्ल में 7 सितंबर को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। सफ़र के बाद मरीज पेशावर चला गया और एक होटल में ठहरा। इसके बाद वो इलाज के लिए प्राइवेट क्लिनिक चला गया। शाह ने बताया कि मरीज को लोअर देर में उसके घर में अलग थलग रखा गया है। और खेल की खबरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहाइशगाह पर पेरिस पैरालंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को खुसूसी तोहफा दिया। पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली हिंदुस्तानी शूटर अवनी लखेरा ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने दस्ताने और जर्सी तोहफे में दिए। काबिल जिक्र है कि भारतीय दस्ते ने पेरिस में पैरालंपिक मुहिम का इख्तिताम रिकॉर्ड 29 तमगों के साथ किया, जिसमें 7 तलाई, 9 चांदी और 13 कांसे के तमगे शामिल हैं। इस तारीखी मुहिम में भारत ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में हासिल किए गए 19 तमगों के अपने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हिंदुस्तान अब मेडल टेबल में 18वें नंबर पर है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हिंदुस्तानी टीम कोरिया को 3-1 से शिकस्त देने में कामयाब रही। भारत ने पहले क्वार्टर में 2 गोल किए। अरजीत सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने ये गोल किए। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल करने में कामयाब रहे। इसके बाद मैच में कोई और गोल देखने में नहीं आया और हिंदुस्तान ने ये मैच 3-1 से जीत लिया। इस मुकाबले में हिंदुस्तान की ये मुसलसल चौथी जीत है।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।